हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बेयर। आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज आप सबको पता है कि पिछला जो लास्ट क्वार्टर है Q4 का, वो पूरी तरह से पेंडेमिक में ही जा चुका है। तो कोई भी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है, बट काफ़ी सारी कंपनी जो है वो एक निगेटिव ही जो है वो रिजल्ट दे रही है। रीजंस भी कुछ इस तरह से है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सब सेम ही है। पैंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद है, कुछ हो नहीं रहा है, सब ऑफिसेज बंद है, सब बिजनेस बंद पड़ा है। कोई कुछ खरीदने नहीं जा रहा है तो खरीदेंगे नहीं तो लोन नहीं होगा, लोन नहीं होगा तो कंपनी के लिए रेवेन्यू नहीं होगा और फिर कंटिन्यूसली जो आने वाला बिजनेस है वो भी ठप हो जाएगा। यही कुछ इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। हर एक चीज़ को जानेंगे कि क्या Q4 का रिजल्ट था, क्वार्टर 4 का रिजल्ट क्या था, और कंपनी के बारे में उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे कि हमें पता भी चल सके कि क्या ये राइट टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, क्या करना चाहिए, करंट होल्डिंग क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, समझनी होती है शेयर्स लेने से पहले। तो बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस की। देखिए, जैसे मैंने कहा, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। 70% का जो यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। 223 करोड़ का जो यहाँ पे बिजनेस हो चुका है कंपनी का, जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था, पिछले रिजल्ट के कंपैरिजन में ये 70% डाउन माना जा रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है उसमें 7% का हाइक देखने को मिला है, जो 3883 यानी 3900 के आसपास, 3900 करोड़ के आसपास जो लास्ट ईयर का जो उनका प्रॉफिट हुआ करता था, जो बिजनेस हुआ करता था, वो इस साल उभर के 4173 करोड़ का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पे हमें ईयरली लेवल पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी के बिजनेस में। और पिछले 2-3 साल से ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है कंपनी। तो कहीं ना कहीं पे एक चांस, मैं कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है शेयर्स को परचेस करने के लिए। बट क्या हमें इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए या और थोड़ा रुकना चाहिए, ये मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग सोचेंगे, डिसाइड करेंगे। कंपनी देखिए काफ़ी सारे सर्विसेज ऑफर करती है। व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस से शुरू हुआ था, जो जाके आज कंज्यूमर फाइनेंस, लाइफ जनरल इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, चिट फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, और म्यूचुअल फंड्स है। तो एक अच्छी खासी NBFC बन चुकी है कंपनी, जो एक छोटे से इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कमर्शियल फाइनेंस कंपनी बोलूँगा मैं उसे, उसके साथ शुरू हुआ था, जो आज जाके एक पूरी तरह से NBFC बन चुकी है। पॉसिबिलिटी है कल आगे जाके ये कंपनी और भी अपना प्रोडक्ट लिस्ट बढ़ा ले और कहीं ना कहीं पे बजाज फाइनेंस के लेवल पे या उनके प्रोडक्ट लिस्ट के लेवल पे ये अपना प्रोडक्ट लिस्ट ले जाए। मैं प्रोडक्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। अभी ऑन साइट एनालिसिस हर एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझना होता है, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो बजाज फाइनेंस के बारे में भी हमने लास्ट टाइम देखा था, इस बार श्रीराम फाइनेंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्या चीज़ें हैं, हमेशा की तरह मनी कंट्रोल का सहारा हम लोग यहाँ पे लेंगे। काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, मनी कंट्रोल है, आपके पास टिकर टैप है, आपके पास स्क्रीनर है, काफ़ी सारे वेबसाइट्स है पे आप ये डेटा अवेलेबल होता है। तो इस डेटे को समझ के, इस डेटा को समझ के आपको जो है अपने डिसीजंस लेने होते हैं। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, डेटा समझ लो, थोड़े पर न्यूज़ आते हैं टीवी पे, वो देख लो, उसको कंफर्म कर लो, उसके बाद ही अपने डिसीजंस आपको लेने चाहिए। बात करेंगे मार्केट कैपिटल से। मार्केट कैपिटल कंपनी का 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी काफ़ी इंप्रेसिव यहाँ पे लग रहा है, 5 रुपए के आसपास का पी है। और ईपीएस 130 का है, बहुत बढ़िया ईपीएस यहाँ पे दे रही है कंपनी। फेस वैल्यू भी अच्छी है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। तो इनकेस अगर डिविडेंड देती है तो डिविडेंड भी हमें अच्छा मिलने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, 700 के आसपास का बुक वैल्यू। और ये कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर आप जानते हो तो ये जितना कम हो उतना कहीं ना कहीं पे एक लेवल पे बेटर माना जाता है इसको। आगे चल के हम लोग देखेंगे। देखिए, ये मैंने बात किया था आपसे कि नेट सेल्स जो है वो 7% के आसपास से बढ़ा हुआ है, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। बात करेंगे क्वार्टर और ईयरली के, पहले क्वार्टर की देख लेते हैं।
क्वार्टर की बात करते हैं 1990 ये 2020 का, माफ कीजिएगा 2020 का जो क्वार्टर सेल्स था वो था अप्रोक्स 4,000 के आसपास। अदर इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, 4.5 का अदर इनकम है, तो टोटल इनकम अप्रोक्स निकल के आता है 4,200 करोड़ का। एक्सपेंडिचर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा हो गया इस बार, 1600 यानी 1700 के आसपास का एक्सपेंडिचर है। तो ईबीआईटी निकल के आता है कंपनी का 2,500 करोड़ का। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर लोन काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से कुछ 20 मिलियन डॉलर्स का, यानी कुछ 150-160 करोड़ के आसपास का लोन है, जिसका इंटरेस्ट कंपनी, आप देख रहे हो अपना प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो है 2,500 का, और इंटरेस्ट जो जा रहा है वो 2,100 जा रहा है, मतलब जो पूरा का पूरा प्रॉफिट खा चुका है अपना। ठीक है, 120 का तो टैक्स जाता है, तो आफ्टर 2,500 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बन जाता है सिर्फ 250 करोड़। मतलब पूरे 2,250 करोड़ हमें टैक्स और इंटरेस्ट में देने, टैक्स भी छोड़ दीजिए, 120 का टैक्स कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है। ये सबसे दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। यही बात करेंगे क्वार्टरली के ऊपर, तो अगर पिछले तीन 16 से बात करते, 3-4 साल से बात करेंगे, 16 से 17 से कर लेते हैं 3 साल, तो यहाँ पे 20 का तो है नहीं, बट 19 के पिछले 30 साल के बाद हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000, 13,000, 15,000, मतलब एक चीज़ है कि सेल्स बढ़ रहा है, अदर इनकम ठीक है डाइसी है, इससे कुछ फर्क वैसे भी पड़ता नहीं है ज़्यादा। तो कोर बिजनेस में हमें हमेशा फोकस करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला अदर इनकम से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो कोर बिजनेस भी ग्रो कर रहा है अच्छी तरीके से, उसके साथ जो एक्सपेंडिचर है वो ग्रो करना लाजमी है। तो एक अच्छे तरीके से देखेंगे तो ईबीआईटी भी ग्रो किया। अब मैटर करेगा टैक्स और इंटरेस्ट का। इसके साथ में अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट भी ग्रो कर रहा है, जो एक कंसर्न की बात यहाँ पे बन जाती है कंपनी के लिए। टैक्स तो कंपनी के साथ भरना ही भरना है, तो इसको इग्नोर आप कर सकते हो। तो इसको लाजमी देखेंगे तो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, बट जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है। 11,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास, और आपका नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ का आ रहा है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये जो डेट वाला सीन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर डेट को हटा देते हैं तो कंपनी का पूरा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नज़रिया, या कंपनी की पूरी हालत या पूरा लुक एंड फील सब कुछ चेंज हो जाता है, अगर सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ से हटा दे तो। ठीक है, ये मेरा कहना है। ठीक है, आगे चल के और चीज़ों पे नज़र डालेंगे। कंपनी का डिविडेंड देख लेते हैं। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है, चलो 50, 70, 60% और रेगुलरली दे रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस साल का डिविडेंड नहीं है कंपनी को अभी तक, शायद इन्होंने अपडेट नहीं किया, कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया। तो अप्रॉक्स 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड बांटा जा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो होल्डिंग स्टेबल है, पिछले 2 साल से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, बट 2 साल से स्टेबल है। यहाँ पे 18-19 का स्टेबल है, फिर 19 के आगे भी थोड़ा कम होके फिर अभी सेम हो गया। प्लेज नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, कोई गिरवी शेयर नहीं है। बट मुझे जो कंसर्न दे रही है बात इसमें कि ये कंपनी के प्रमोटर के पास 26% का होल्डिंग है, लेकिन एफ के पास पूरा 64% का होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं पे ये पूरी कंपनी, अगर हम गलत नहीं चल रहे हैं, तो प्रमोटर के हाथ से छूटती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि 64% अगर कोई बाहर वाले कंट्रोल कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो सोचने की बात है। डीआईआईज ने ये भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है पिछले साल के मुकाबले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्टेबल है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है, म्यूचुअल फंड ने कम कर दी है, डीआईआईज ने थोड़ी सी बढ़ा दी है, और जो रिटेलर्स है उसने भी अपनी होल्डिंग जो है वो कम कर दी है। तो मुझे कंसर्न जो ऊपर इंटरेस्ट का था, यहाँ पे एफआईआई का है कि बाहर ज़्यादा होल्डिंग है कंपनी की। ग्रो करेगी कंपनी तो अच्छी बात है, अगर कुछ यहाँ पे डिसीजन लेना होता है या कुछ हो जाता है तो एफआईआईज का जो है वो बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलिएगा, ये मैटर करेगा, मेरे लिए तो मैटर करेगा, क्योंकि ये जब जो वेदांता का हाल देखने के बाद तो मुझे वही कंसर्न है कि एफआईआईज का सिचुएशन और की रोल किसका होगा, और की रोल यहाँ पे एफआईआईज का होगा। कंपैरिजन करते हैं, देखिए यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट है और बजाज फाइनेंस के बीच में, नीचे वाले छोड़ देंगे।
मार्केट कैपिटल की बात करेंगे तो एक का कैपिटल जो मार्केट लीडर है वो 1,45,000 और अभी बात कर रहे हैं वो है 14,000। तो कंपैरिजन के मामले में कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे है, बट क्वार्टर सेल्स की बात करेंगे तो हमारे पास है 23,000 और ट्रांसपोर्ट के पास अगर आप देखोगे तो 16,000, यानी कहीं ना कहीं पे 4 और 7,000 का एक अप्रोक्स यहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट में उतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं जितना इनके मार्केट कैपिटल से डिफरेंस होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पे बजाज फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये दिख रहा है। लेकिन क्या श्रीराम में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है? मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि कंट्रोल एक तो बाहर है, दूसरी चीज इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है कंपनी का। तो ये एक कंसर्न की बात हो सकती है मेरे लिए। आप अपने इश्यूज जानते हैं, आप अपनी तरीके से इसको हैंडल जो है वो कर सकते हैं। बात करेंगे डिलीवरी के बारे में, ये कल का डिलीवरी चार्ट है। स्टॉक ट्रेडेड है अप्रॉक्स 86 लैक्स और डिलीवर हुए सिर्फ कहीं ना कहीं पे 19 लाख यानी 19 लैक्स। तो 22% के एवरेज का यहाँ पे मुझे डिलीवरी रेट दिख रहा है। मैं 70 के ऊपर या 80 के ऊपर का डिलीवरी रेट हो तो मैं बेहतर मानता हूँ, बेटर मानता हूँ। यहाँ पे इतना बेटर मुझे नहीं लग रहा है, तो फिर से मेरे लिए एक नेगेटिव यहाँ पे सिग्नल है कि मुझे इससे दूर रहना है फिलहाल। तो बात करेंगे चार्ट के बारे में, चार्ट देखेंगे। देखिए चार्ट पे देखते हुए बात कर रहा हूँ मैं, 1,300 रुपए के आसपास, 1,350 का इसका हाइट है। ये था 19 मार्च का, फेब मार्च के, मतलब पेंडेमिक शुरू होने से पहले 1,300 रुपए 61 का ये शेयर था। शेयर का बॉटम बना अप्रोक्स 450 के नीचे। उसके बाद शेयर ने थोड़ा हल्का हल्का करते हुए ऊपर नीचे करते करते शेयर ने 2-3 रेसिस्टेंस पॉइंट बना दिए, जो है अप्रोक्स 800 के आसपास। और 800 टच करने 3 बार मैंने, मतलब जो शेयर ने कोशिश की है टच करने की, और वापस से नीचे आ जाता है। सपोर्ट की बात करेंगे तो 550 के आसपास का कंपनी को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। अब शेयर पिछले 2 दिन से बुलिश ट्रेंड में जो है वो ट्रेड कर रहा है। बात बनती है देखने का कि क्या शेयर रेसिस्टेंस लेवल पे जाएगा या नहीं जाएगा। मेरी बाय लेवल जो है, जहां पे मैं बाय करने की सोच रहा हूं, वो है 550। 550 के लेवल पे इसे बाय कर सकते हैं, और यह रेसिस्टेंस लेवल अगर तोड़ देता है तो यहाँ पे दूसरा लॉट जो है वो बाय आप कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा, अगर किसी को बाय करना है, ठीक है, किसी को बाय करना है तो बात कर रहा हूं मैं। अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ पे बाय करके सेकंड बाय आपका रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होना चाहिए। अगर आप सेफ साइड से खेलना चाहते हो तो मेरा सजेशन है कि आप रेसिस्टेंस लेवल तोड़ने के बाद 2 ट्रेडिंग सेशंस के बाद आप जो है ले सकते हो, पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर्ड। ठीक है, तो ये था चार्ट का एनालिसिस इसके बारे में। तो बात करेंगे और एक चीज को आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे डे एंड डिलीवरी देख चुके हैं हम लोग, हमेशा की तरह स्वाट एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेंथ देखेंगे, कंपनी के प्लेज नहीं हुए कोई भी शेयर्स प्रमोटर के, तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट काफी बढ़िया है कंपनी में, तो वो एक स्ट्रेंथ है कंपनी के लिए। वीकनेस की बात करेंगे तो एमएफ का जो है लास्ट क्वार्टर से जो होल्डिंग होता है वो कम हो रहा है। कंपनी के ऊपर डेट है काफी ज्यादा, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है। अपॉर्चुनिटी, स्टॉक बिलो 10 की पीई पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हाई एनालिस्ट रेटिंग, सबने रेटिंग जो है 20% अपसाइड का बता चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 10% तो ऑलरेडी जा चुका है, तो 10% बच जाता है। थ्रेट अपने लिए है कि भाई प्रोविजंस काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि मोराटोरियम लग चुका है और आने वाले कुछ समय में शायद इनको जो इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं, जो प्रीमियम आते हैं, वो शायद नहीं आने वाले हैं। तो वो एक थ्रेट है कंपनी के लिए। और नॉन कोर इनकम अभी फिलहाल के लिए तो मेन इनकम बंद है, तो नॉन कोर तो उतना तो उस पर ध्यान नहीं देना है। और रेवेन्यू का डीग्रोथ हो रहा है पिछले क्वार्टर से, तो वो लाजमी है। तो ये सब चीज़ें हैं श्रीराम फाइनेंस के बारे में। मैंने पूरी तरह से कोशिश की पूरे सब इश्यूज कवर करने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले काफ़ी सारे और भी कंपनीज है जिनके एनालिसिस हम लोग करेंगे, उनके बारे में बातें हम लोग करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे रोक देते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।